नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। हम आज भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास जो टॉपिक है उस पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र, जिसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कई लोगों ने कहा, 1854 तक चर्चा कर चुके थे। इसके बाद ये भारतीय शिक्षा आयोग 1882 आज हम चर्चा करेंगे। हमको पहले से ही पता था, इस चीज़ की जानकारी है कि हर 20 साल बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट से एक आज्ञापत्र जारी होता था, जिसके आधार पर सारे कार्य संपादित किए जाते थे। इससे पहले जो आज्ञापत्र आया था वो 52-53 में आया था। फिर 20 साल बाद यानी कि 72 में एक नया आज्ञापत्र आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया। उसके पीछे का कारण था, अभी तक हमने जो पढ़ा वो ईस्ट इंडिया, जो आधुनिक भारतीय शिक्षा पढ़ा वो ईस्ट इंडिया कंपनी शासित भारतीय शिक्षा प्रणाली को पढ़ा था। और अब हम पढ़ेंगे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन जो थी उसके शासित शिक्षा प्रणाली को। इसमें सबसे पहला है भारतीय शिक्षा आयोग। ईस्ट इंडिया कंपनी जब 1854 का आज्ञापत्र आया, उसके चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र आया, उसके बाद 1857 में एक असफल प्रयास हम लोगों का था, जिसको अंग्रेज़ों ने विद्रोह की संज्ञा दी थी, विद्रोह कहा था। लेकिन वो हमारी असफल क्रांति थी और उसका दमन करते हुए अंग्रेज़ों को काफ़ी समय लग गया और कोई शिक्षा नीति नहीं आई थी। धीरे धीरे वो अपने विद्रोह को समाप्त करने में, क्रांति को कुचलने में कामयाब हुए और फिर लोगों का इस तरफ, शिक्षा की तरफ ध्यान दिया गया कि अब शिक्षा के बारे में कुछ बदलाव होने चाहिए, कुछ परिवर्तन होने चाहिए, और एक नए आयोग की चर्चा शुरू हुई। और दूसरी चीज़, जो ईसाई मिशनरी थे वो भी लगातार प्रयास कर रहे थे, क्योंकि चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में ईसाई मिशनरियों का शिक्षा पर आधिपत्य जो था वो समाप्त कर दिया था। तो वो भी मांग कर रहे थे कि हमको शिक्षा के क्षेत्र में, भारत में शिक्षा और धर्म प्रचार की पूरी छूट मिलनी चाहिए। वो भी प्रयास कर रहे थे और यहाँ के लोगों ने भी मांग शुरू कर दी। और इन सब चीज़ों को देखते हुए जो 1880 में लॉर्ड रिपन थे, वो भारत के नए गवर्नर जनरल और वायसराय नियुक्त होकर आए थे। उनसे इसकी मांग की गई कि अब एक शिक्षा के क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है, एक नए आयोग की ज़रूरत है जो इस बात की चर्चा कर सके कि जो चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 था उसकी क्या उपयोगिता है, वो आज के समय में प्रासंगिक है या नहीं है, उसमें क्या बदलाव करना चाहिए, इसकी चर्चा उसने की। तो लॉर्ड रिपन ने, जो 1880 में भारत में आए थे, उन्होंने 3 जनवरी 1882 को एक आयोग का गठन किया उन्होंने, जिसको भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया, भारतीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना गया। और उस आयोग के जो अध्यक्ष बनाए गए, जो वायसराय काउंसिल के सदस्य थे, वायसराय काउंसिल के सदस्य थे सर विलियम हंटर, उनको उस आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। इसलिए भारतीय शिक्षा आयोग को अध्यक्ष के नाम से भी जानते हैं, हंटर आयोग के नाम से भी जानते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर कमीशन के नाम से भी इसको जाना जाता है। भारतीय शिक्षा आयोग को अध्यक्ष के नाम से भी जाना जाता है, हंटर कमीशन के नाम से भी इसके जाना जाता है। विलियम हंटर इसके अध्यक्ष थे। हंटर आयोग या भारतीय शिक्षा आयोग जो था, उसके 20 सदस्य उसमें थे कार्यकारिणी में, और उन 20 सदस्यों में 7 भारतीय थे। पहला आयोग था जिसमें भारतीयों को प्रतिनिधित्व का अवसर दिया गया था। 20 सदस्य भारतीय थे। इस आयोग ने अपनी जांच शुरू की। पुराने जो वुड का घोषणा पत्र था उसका अध्ययन इन्होंने किया, और इनका जो कार्य क्षेत्र था उन्होंने इनका अध्ययन किया कि क्या क्या इसमें संभावनाएं हैं, कैसे इसमें और बदलाव की ज़रूरत है, क्या प्रासंगिकता है वर्तमान समय में। इसका अध्ययन किया, लोगों के सुझाव मांगे, देश में कई स्थानों पर गए,
वहाँ सुझाव लिया गया। फिर मार्च 1883 में 770 पृष्ठों का एक रिपोर्ट तैयार की गई, एक प्रतिवेदन तैयार किया गया और उसे सरकार को सौंप दिया। 7 सप्ताह तक पूर्ण सरकारी जो पूर्व में जो भी दस्तावेज थे उनका अध्ययन किया और 7 माह तक भारत के विभिन्न भागों का भ्रमण किया, वहाँ के लोगों की स्थितियों से परिचित हुए, विचार विमर्श किया और फिर 770 पृष्ठों का एक प्रतिवेदन सरकार को सौंपा। तो आयोग का, अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो आयोग था, ये भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था। भारतीय शिक्षा आयोग का कार्यक्षेत्र क्या था, किस क्षेत्र में इसको कार्य करने को कहा गया था। कार्यक्षेत्र की बात करते हैं तो कार्यक्षेत्र में प्रमुख जो कार्यक्षेत्र थे, पहला क्या था कि 1854 के घोषणा पत्र, यानी कि जो वुड का घोषणा पत्र था, उसका पालन कहाँ तक हुआ है, उसमें क्या परिवर्तन आवश्यक है। जो पहला कार्यक्षेत्र क्या था कि 1854 जो वुड का घोषणा पत्र है, उसका पालन कहाँ तक हुआ है और उसमें क्या परिवर्तन आवश्यक है। दूसरा कार्यक्षेत्र था, तो पहला कार्यक्षेत्र क्या था कि 1854 का जो वुड का घोषणा पत्र था, उसका पालन कहाँ तक हुआ है और उसमें क्या परिवर्तन आवश्यक है, क्या उसमें सुधार किए जाने की ज़रूरत है। दूसरा जो कार्यक्षेत्र था कि प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है और उसमें क्या सुधार किए जाने की ज़रूरत है, उसके विकास के लिए क्या किया जाना चाहिए। भारत में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति क्या है, उसके विकास के लिए उसका सुधार कैसे किया जाए और उसके विकास के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए। ये दूसरा कार्यक्षेत्र था। तीसरा कार्यक्षेत्र था कि क्या सरकार द्वारा उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया गया है, प्राथमिक शिक्षा की अपेक्षा प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना की गई है, ये कार्यक्षेत्र था। उच्च शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा पर अधिक ध्यान देने के कारण क्या प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा पड़ी है, ये तीसरा कार्यक्षेत्र था। फिर चौथा कार्यक्षेत्र था कि भारत की शिक्षा में मिशन स्कूलों का, जो ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित थे, मिशन स्कूलों का क्या रोल है, उनकी क्या भूमिका है, और जो राजकीय स्कूल हैं, जो सरकारी स्कूल हैं, उनकी क्या भूमिका है और उनके लिए क्या नीति होनी चाहिए। ठीक। पांचवा था कि भारत में जो व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय चल रहे हैं, उनकी क्या स्थिति है और कैसे उनकी क्या भूमिका है भारतीय शिक्षा में, कैसे उनको और अधिक प्रोत्साहित किया जाए। ये 5 प्रमुख कार्य क्षेत्र थे जिस पे उनको भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर कमीशन को कार्य करना था। ठीक। पहला कि चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र 1854 की स्थिति क्या है, उसका पालन कहाँ तक हुआ है और उसमें क्या परिवर्तन है। दूसरा, प्राथमिक शिक्षा की स्थिति भारत में कैसी है। तीसरी चीज़ कि क्या सरकार माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा पर अधिक ध्यान दे रही है जिससे प्राथमिक शिक्षा के विकास में बाधा पड़ी है। चौथी चीज़ कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में जो ईसाई मिशनरियों द्वारा चलाए जा रहे मिशन स्कूल हैं और जो राजकीय स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, उनकी क्या भूमिका है। ठीक। उनके लिए क्या नीति होनी चाहिए आगे। फिर पांचवा कार्य क्षेत्र था वो था कि व्यक्तिगत प्रयासों से जो शिक्षा संचालित हो रही है, जो व्यक्तिगत प्रयासों के विद्यालय संचालित हो रहे हैं भारतीय शिक्षा में, उनकी क्या भूमिका है और क्या उसमें सुधार किया जा सकता है। ये प्रमुख कार्य क्षेत्र थे जिन पे आयोग को कार्य करना था, हंटर आयोग को इसमें कार्य करना था। ठीक। ये अगर हम बात की जाए कि एक पीसीएस के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ आया है कि भारतीय शिक्षा आयोग या हंटर आयोग ने सर्वाधिक ध्यान किस शिक्षा पर दिया, तो प्राथमिक शिक्षा पर भारतीय शिक्षा आयोग ने सर्वाधिक ध्यान
दिया था। हंटर आयोग ने सबसे ज़्यादा ध्यान प्राथमिक शिक्षा पर दिया था। चर्चा उन्होंने सभी शिक्षा की थी, लेकिन सबसे अधिक ध्यान जो दिया था वो प्राथमिक शिक्षा का। कहीं ना कहीं इस आयोग को लगता था कि प्राथमिक शिक्षा की जिस तरह से व्यवस्था होनी चाहिए उस तरह से नहीं हुई है, प्राथमिक शिक्षा की अवहेलना हुई है। फिर हम बात करते हैं कार्यक्षेत्र के बाद सिफारिशें, आयोग की सिफारिशें। आयोग की सिफारिशें क्या थी? आयोग की सिफारिशें की बात की जाए तो सबसे पहला जो कार्यक्षेत्र था 1854। पहला कार्यक्षेत्र क्या था? 1854, यानी वुड के घोषणा पत्र के संबंध में सुझाव देने की बात कही गई थी। तो 1854 के संबंध में सुझाव, 1854 के घोषणा पत्र के संबंध में सुझाव। सुझाव 1854 के वुड के घोषणा पत्र के संबंध में सुझाव जो इन्होंने दिया, पहला सुझाव इन्होंने दिया प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व। पहला सुझाव क्या कहा इन्होंने? प्राथमिक शिक्षा का उत्तरदायित्व स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है इसका उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय मतलब नगर पालिका और जिला परिषद, नगर पालिका और जिला परिषद स्थानीय निकायों को पर छोड़ दिया जाए। और माध्यमिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत संस्थाओं और संगठनों पर छोड़ दिया। पहला सुझाव इन्होंने क्या कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है इसकी सारी जिम्मेदारी स्थानीय निकाय जो हैं उनको दे दी जाए। जो जिला नगर पालिका हैं और जिला परिषद हैं इनको सारी जिम्मेदारी दे दी जाए, उन पर छोड़ दिया जाए। और जो माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा है उनका उत्तरदायित्व व्यक्तिगत प्रयासों से जो चलाना चाहे, विद्यालय खोलना चाहे उनको दे दिया जाए, और जो ऐसे संगठन हैं उन पर छोड़ दिया जाए। तो पहला सुझाव इनका ये था। दूसरा था कि सरकार जो सहायता अनुदान कर रही है, जो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में ग्रांट की शुरुआत की थी, अनुदान प्रणाली की शुरुआत की थी, इसके बारे में इन्होंने कहा कि जो सहायता अनुदान प्रणाली चल रही है इसकी नीतियां जो थोड़ी कठिन हैं उनको उदार बनाया जाए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी कठोर नीति के सहायता की जाए। अनुदान की नीतियां जो हैं वो उदार होनी चाहिए, उदार नीति अपनाई जानी चाहिए। ये 1854 के 1854 के वुड के घोषणा पत्र में के बारे में इन्होंने सुझाव दिया। पहला सुझाव क्या था कि शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा का संपूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय निकाय, नगर पालिका और जिला परिषदों को पर छोड़ दिया जाए, और माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की व्यवस्था जो व्यक्तिगत प्रयासों से लोग विद्यालय चलाना चाहते हैं, व्यक्तिगत प्रयासों और संगठनों पर छोड़ दिया जाए। दूसरी चीज़ इन्होंने कहा कि सरकार सहायता अनुदान के लिए, जो सहायता अनुदान दे रही है उसके लिए उदार नीति को अपनाए, क्योंकि नीतियां इतनी कठिन थी कि जो देसी विद्यालय थे वो कहीं ना कहीं अनुदान से वंचित रह जा रहे थे। तो उदार नीति के बारे में इन्होंने सुझाव दिया। ठीक, फिर ये 1854 के संदर्भ में था। फिर दूसरी चीज़ प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव, प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में क्या सुझाव दिया? प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव दिया तो उसमें पहला था प्रशासन एवं वित्त। फर्स्ट था प्रशासन एवं वित्त। ठीक, एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, प्रशासन एवं वित्त। इन्होंने कहा कि जो प्राथमिक शिक्षा है ये स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए, और जिसके लिए
अलग से स्थानीय निकाय प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करें, प्राथमिक शिक्षा कोष बनाएं और इस प्राथमिक शिक्षा को संचालित करने के लिए जो प्रांतीय सरकारें होंगी वो 1/2 भाग लगभग प्राथमिक शिक्षा का स्थानीय निकायों को सौंप दिया जाए। स्थानीय निकाय यानी जिला परिषद और नगर पालिका, और जो प्राथमिक शिक्षा के लिए अलग से प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्धारण किया जाए, निर्माण किया जाए, और जो प्राथमिक शिक्षा पर खर्च आएगा उसका 1/2 भाग स्थानीय निकाय उठाएंगी खर्चा, और 1/2 हिस्सा उसका जो प्रांतीय सरकार होंगी उनकी जिम्मेदारी होगी, वो मदद करेंगी। फिर प्रशासन और वित्त के बाद बात की जाती है उद्देश्य की। उद्देश्य, प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य के बारे में क्या कहा? उद्देश्य मुख्य रूप से 2 उद्देश्यों की उन्होंने चर्चा की। पहली जन शिक्षा का प्रसार और दूसरा व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। पहला उद्देश्य क्या रखा गया प्राथमिक शिक्षा का कि जन शिक्षा यानी अधिकांश लोगों को शिक्षित किया जाए, और दूसरा उनको जो शिक्षा दी जाए वो व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई शिक्षा होनी चाहिए। तो ये उद्देश्य निश्चित किया गया। फिर पाठचर्या की बात की जाती है। पाठचर्या की बात की जाती है तो पाठचर्या के बारे में इन्होंने कहा कि व्यवहारिक पक्ष से और वर्तमान परिस्थितियों से संबंधित पाठचर्या होनी चाहिए, और जो जिसमें प्रांतीय भाषाएं हों, व्यवहारिक गणित हो, व्यवहारिक विज्ञान हो, जोड़ घटाव हो, बही खाता से संबंधित जानकारी हो, ये पाठचर्या होनी चाहिए। और फिर पाठचर्या के बाद बात की जाती है तो प्राथमिक शिक्षा का माध्यम, पाठचर्या के बाद बात की जाती है शिक्षा का माध्यम। शिक्षा के माध्यम के बारे में हंटर आयोग ने कहा कि शिक्षा का माध्यम जो होगा वो देसी भाषाएं होगी। प्राथमिक शिक्षा का माध्यम जो स्थानीय भाषाएं होंगी, देसी भाषाएं होंगी, वो शिक्षा का माध्यम होगी। इसके बाद शिक्षक प्रशिक्षण की बात की गई कि प्राथमिक शिक्षक जो प्राथमिक शिक्षा के प्राथमिक स्कूलों के जो शिक्षक होंगे उनके लिए प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएंगे, शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालय उनके लिए खोले जाएंगे जिससे अच्छे शिक्षक मिल सकें। ठीक, और देसी जो विद्यालय थे, देसी पाठशालाएं थी, उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करने की बात इन्होंने की। ठीक, उनको प्रोत्साहन देने की बात की। तो ये प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सुझाव थे कि प्रशासन एवं वित्त के बारे में उन्होंने क्या कहा कि प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय निकायों, जिला परिषद और नगर पालिका को सौंप दिया जाए, और वो अलग से प्राथमिक शिक्षा के कोष का निर्माण करेंगी, और जो खर्चा होगा 1/2 भाग स्थानीय निकाय वहन करेंगी और 1/2 भाग प्रांतीय सरकार जो होंगी वो वहन करेंगी। शिक्षा के उद्देश्य जन शिक्षा का प्रचार, जन शिक्षा की व्यवस्था, और दूसरा उद्देश्य व्यवहारिक जीवन की शिक्षा। पाठचर्या में व्यवहारिक विषय होने चाहिए जो वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार हों, उन विषयों को समावेश होना चाहिए। व्यवहारिक विज्ञान, व्यवहारिक गणित, बही खाता से संबंधित इसकी जानकारी होनी चाहिए पाठचर्या में। शिक्षा का माध्यम स्थानीय भाषा होनी चाहिए, जो मातृभाषा हो उस माध्यम से शिक्षा देने की, प्राथमिक शिक्षा देने की बात कही। और शिक्षक प्रशिक्षण पर जोर दिया कि शिक्षक प्रशिक्षण के लिए शिक्षक प्रशिक्षण स्कूल खोले जाने की ज़रूरत है, और इसके साथ साथ देसी पाठशालाओं को प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है। ये प्राथमिक शिक्षा के संबंध में उनका हंटर आयोग का सुझाव था। तो पहला वुड के घोषणा पत्र से संबंधित सुझाव था, दूसरा प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव था, और तीसरा सुझाव था माध्यमिक शिक्षा से संबंधित। माध्यमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव था। माध्यमिक शिक्षा के संबंधित सुझाव उन्होंने प्रशासन एवं वित्त, पहली चीज़ आती है प्रशासन एवं वित्त।
तो प्रशासन एवं वित्त के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में इन्होंने क्या कहा कि शिक्षा का भार समाज के कुशल और धनी व्यक्तियों को सौंप दिया जाए। शिक्षा का भार जो समाज के कुशल व्यक्ति हैं, लोग हैं, धनी लोग हैं, वो स्वयं से शिक्षा की व्यवस्था करें, उनके द्वारा शिक्षा संचालित हो। और जहाँ व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय न खोले जा सकें, जहाँ व्यक्तिगत प्रयासों से विद्यालय नहीं खोले जा सके हैं, वहाँ पर सरकार द्वारा एक सरकारी विद्यालय खोलने की ज़रूरत है। लेकिन ये सरकारी विद्यालय जो राजकीय विद्यालय खोलेगा वो एक ही होना चाहिए। एक ज़िले में, एक जनपद में एक ही विद्यालय होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, ये प्रशासन एवं वित्त से संबंधित सुझाव उन्होंने दिया था। फिर उद्देश्य की बात की जाए तो सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या बताया भारतीय शिक्षा आयोग ने कि सामान्य जीवन की तैयारी और उच्च शिक्षा में प्रवेश की तैयारी, ये दो प्रमुख उद्देश्य होने चाहिए माध्यमिक शिक्षा के। पाठचर्या की बात की जाए तो पाठचर्या में साहित्यिक पाठचर्या को उन्होंने दो भागों में बांटने की बात की। एक पाठ्यक्रम आ और बा, पाठ्यक्रम आ और बा। पाठ्यक्रम आ के बारे में इन्होंने कहा कि जो पाठ्यक्रम आ होगा उसमें साहित्यिक होगा, साहित्यिक विषयों को रखा जाएगा और यह साहित्यिक पाठ्यक्रम होगा। उच्च शिक्षण प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को इसमें प्रवेश दिया जाएगा। जो उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं वो साहित्यिक पाठ्यक्रम में प्रवेश लेंगे और अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। और बा पाठ्यक्रम होगा जो वो व्यावसायिक जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम होगा। आ पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा में की शिक्षा लेने वालों के लिए होगा और बा पाठ्यक्रम जीवनोपयोगी होगा, व्यावसायिक होगा, जिसमें लोग रोजगार के लिए जाएंगे, उनको व्यवहारिक विषयों का ज्ञान दिया जाएगा। ठीक, और इसमें भी अंग्रेजी का अध्ययन अनिवार्य होगा। फिर शिक्षकों के बात की गई कि शिक्षकों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय खोले जाने की ज़रूरत है। शिक्षकों को प्रशिक्षण की ज़रूरत है, इसके लिए शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय को खोले जाने की ज़रूरत है। शिक्षा के माध्यम, माध्यमिक शिक्षा के माध्यम के बारे में बताया कि माध्यमिक शिक्षा का माध्यम का होना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा का माध्यम इन्होंने अंग्रेजी रखा। ठीक, यही इस आयोग की कमी भी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो उच्च शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से यहाँ के लोगों को वंचित करना चाहते थे। इसीलिए उन्होंने माध्यमिक शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखा। जो चार्ल्स वुड ने अपने घोषणा पत्र में रखा था उसी को सेम बनाए रखा शिक्षा के माध्यम के रूप में। फिर बात की जाती है कि ये माध्यमिक शिक्षा से संबंधित था और तीसरा था उच्च शिक्षा से संबंधित। उच्च शिक्षा से संबंधित जो इनका सुझाव था, उच्च शिक्षा से संबंधित सुझाव में इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा माध्यमिक शिक्षा की तरह हो। उच्च शिक्षा का जो प्रशासन एवं वित्त से संबंधित चर्चा है, उन्होंने माध्यमिक शिक्षा की ही तरह कहा कि समाज के जो कुशल और धनी वर्ग के लोग हैं वो उच्च शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। जहां व्यक्तिगत प्रयासों से उच्च शिक्षा के विद्यालय नहीं हैं वहां सरकार विद्यालय खोले, लेकिन इनकी संख्या भी जिले में एक से अधिक नहीं होनी चाहिए। उच्च शिक्षा के उद्देश्यों की बात की जाती है। माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो उच्च शिक्षा के उद्देश्य बताए, उच्च ज्ञान की प्राप्ति, नैतिक उत्थान, मानव धर्म का ज्ञान, नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान और विशेषज्ञों का निर्माण, ये उच्च शिक्षा के उद्देश्य उन्होंने कहा कि पहला उद्देश्य क्या है, उच्च ज्ञान की प्राप्ति। दूसरा उद्देश्य उन्होंने कहा कि नैतिक उत्थान और मानव धर्म का विकास किया जाए उच्च शिक्षा के माध्यम से। तीसरा है नागरिक कर्तव्यों का ज्ञान कराया जाए उच्च शिक्षा के माध्यम से कि नागरिकों के कर्तव्य क्या होते हैं। और चौथा विशेषज्ञों का निर्माण, ऐसे व्यक्ति समाज में जाएं उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद जो विशेषज्ञ हों, जो मास्टर हों उस क्षेत्र के, उनकी चर्चा की। फिर पाठचर्या की बात की जाती है। उच्च शिक्षा की पाठचर्या के बारे में इन्होंने कहा कि पाठचर्या होनी चाहिए जो जीवनोपयोगी होनी चाहिए, रुचि आवश्यकता के अनुसार विषयों का चयन करने की छूट होनी चाहिए, नैतिक एवं प्रकृति का ज्ञान तथा मानव धर्म का ज्ञान
आवश्यक रूप से दिया जाए। शिक्षा का माध्यम यहाँ भी, उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी ही रखा गया कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होगी। और प्राध्यापकों के प्रशिक्षण पर नियुक्ति पर बात की गई कि प्राध्यापकों की नियुक्ति जब की जाए तो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से जो शिक्षा प्राप्त किए हुए भारतीय हैं, जो यूरोपीय विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आए हैं लोग, उनको पहली प्राथमिकता दी जाए। शिक्षकों की नियुक्ति में ऐसे लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाए जो यूरोपीय विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके यहाँ आए हैं। ठीक, इसके साथ साथ स्त्री शिक्षा की चर्चा इन्होंने की कि स्त्रियों की शिक्षा की स्थिति बहुत ही दयनीय है। स्त्रियों की शिक्षा के लिए अलग से प्रोत्साहन देने की ज़रूरत है, अलग से विद्यालय खोलने की ज़रूरत है। और व्यक्तिगत प्रयास से जो विद्यालय संचालित कर रहे हैं स्त्री शिक्षा का, उनको और प्रोत्साहन देने की, उनको सम्मानित करने की ज़रूरत है, जिससे लोग समाज में बढ़कर ऐसे कार्य करें। यही चीज़ उन्होंने मुस्लिम शिक्षा के बारे में कही। उन्होंने कहा कि मुस्लिमों की शिक्षा भारत में सबसे दयनीय है। मुस्लिम बहुत कम शिक्षित हैं और शिक्षा के प्रति उनके मन में कोई जिज्ञासा नहीं है या उसमें रुचि नहीं ले रहे हैं। इसलिए मुस्लिमों की शिक्षा के लिए भी प्रयास करने की ज़रूरत है, अलग से अनुदान देने की ज़रूरत है, अलग से विद्यालय खोलने की ज़रूरत है। और ऐसे विद्यालय जो संचालित कर रहे हैं उनको छूट देने की, अनुदान देने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ पिछड़ी जात के बच्चों के लिए और अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के बच्चों के लिए भी यही सुझाव उन्होंने दिया था। अब चर्चा ये होती थी कि ईसाई मिशनरियों को क्या मिला, जो चार्ल्स वुड ने उनके आधिपत्य को समाप्त कर दिया था, जिसके लिए वो लगातार संघर्ष कर रहे थे। और उनको भारतीय शिक्षा आयोग से बहुत सारी उम्मीद थी कि अब नया आयोग बनेगा तो कम से कम जो वुड ने अपने आज्ञापत्र में हमको एक किनारे कर दिया था उससे छूट मिलेगी। लेकिन यहाँ भी उनको निराशा ही हाथ लगी ईसाई मिशनरियों को। यहाँ चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र के बाद भारतीय शिक्षा आयोग में भी हंटर कमीशन ने भी उनकी कोई भूमिका स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि भारतीयों की शिक्षा भारतीयों के द्वारा की जानी चाहिए, न कि ईसाई मिशनरियों के द्वारा। इस तरह से उनका आधिपत्य, उनका जो सपना था, उनकी जो सोच थी, उस पर पूरी तरह से पानी फेर दिया गया कि भारतीय ऐसे लोग शिक्षा की व्यवस्था करेंगे जो भारतीय होंगे, जो उसी समाज से आए लोगों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक, ये हंटर आयोग का एक संक्षिप्त सा परिचय था। अगले वीडियो में हम दूसरे जो नीतियाँ बनी उनकी चर्चा करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो